नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे अपठित बोध। हमारे दो वीडियो चल रहे हैं, एक सिलेबस से चल रहा है जो पाठों से है, दूसरा जो है वीडियो हम जितने भी अपठित काव्यांश हैं उनकी व्याख्या कर देते हैं साथ साथ। ये अपठित बोध आपके लिए अति ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी व्याख्या करते समय हमने लगभग कल 11 करीब व्याख्याएं कर दी थी, समझा दिए थे। आज हमारा जो 12वां है इसमें हम आपको समझाएंगे कि ये छोटे छोटे अपठित काव्यांश आपके पेपर में 5 अंक के आते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो हमारी बुक में जितने भी हैं उन सब के बारे में एक बार हम सबकी व्याख्या आपको समझा देते हैं, उसके बाद आंसर देना आपका काम होता है। बाद में प्रत्येक शब्द को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक पंक्ति को। यानी कि हमने आपको बताया था कि कोई भी अपठित काव्यांश आता है उसका भाव कहीं न कहीं दूसरी जगह जा कर के पड़ता है। आइए 12 का देखते हैं, हम पढ़ते हैं एक बार। भयानक सूखा है, भयानक सूखा है, कवि ने लिखा है। पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बेलों को छोड़कर चले गए हैं चिट्टे चींटियां। देरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं, इतना बुरा हाल है। घरों को छोड़कर कहते हैं पिता, ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। अकाल की घटना है जब पहले कई दिनों तक लंबे समय तक वर्षा नहीं होती थी। लोगों के रोजगार के साधन कृषि था और कृषि से जुड़े हुए हम सब लोग थे, और वहाँ पर कई वर्षों तक जब बरसात नहीं होती थी, अन्न पैदा नहीं होता था, तो अकाल पड़ जाता था। अकाल की बस्ती में दूब तक झुलस जाए, दूब जल जाए। सुना नहीं कभी? दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे, और हो जाते हैं चुप। ये बात के ऊपर चुप हो जाते हैं। दूब मगर मरती नहीं है, वो कहीं न कहीं उसका अंदर अंश थोड़ा बहुत रहता है, वह मरती नहीं है। दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे, और हो जाते हैं चुप। आगे कहता है, निकला हूँ मैं दूब की तलाश में, मैं निकला हूँ दूब, हरी दूब घास छान डालता हूँ गली चौराहे, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती घास की। कब? अकाल, जब वर्षा नहीं होती थी। दूब है, हाँ हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं। लौटकर यह खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा। खुश हो जाते हैं कि अब भी एक आशा की किरण बाकी है, कि मैंने एक हरी दूब को। देखो कितना बड़ा विदारक दृश्य होगा ये। मैं अभी कुछ बहुत कुछ है अभी बहुत कुछ है, अगर बची है दूब, दुबदुबाते हैं वे, और इस तरह से बुदबुदाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि यदि दूब बची है तो अब भी आशा की किरण बची हुई। सूखे की भयानकता को कवि ने कैसे उभारा है? सूखे की भयानकता को कवि ने, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों से छोड़कर चले गए हैं चिट्टे चींटियां, ये बातें। देरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं, ये दृश्य, घरों, ये सब दृश्य है। लोग अकाल के डर से घरों को छोड़कर चले गए हैं। यह भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? घरों को छोड़कर, यानी कि देरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं। देरी और चौखट, घरों को छोड़कर। देरी चौखट से अभिप्राय है कि वहाँ पर बसने वाले लोग पता नहीं किधर चले गए। देरी और चौखट से अभिप्राय बता। पिता की भीषण अकाल में दूब क्यों याद आती है? पिता को भीषण अकाल में दूब इसलिए याद आती है कि यदि दूब आज भी जीवित है तो आशा की किरण जरूर जीवित है। अंधेरे में पिता का चेहरा क्यों दमक उठता है? जब मैंने पिता को हरी दूब के बारे में बताया कि मैंने कांच के टुकड़ों के बीच अब भी एक हरी पत्ती को देखा है, तो पिता का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा एक स्टैंजा 12 का। और अब हम आते हैं 13 के में, और 13वें में हम समझते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आया हुआ है। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए।
सो सब हमें निज पूर्वजों से ज्ञात करना चाहिए, पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक देश भेद से है, एक के मिट सकता है। अहो बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों को कहो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो, रूढ़ियों जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस की ही चातुरी। प्राचीन बातें ही भला है, यह विचार अलीक है। जैसी व्यवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मुझसे न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय सहारा, भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। बहुत अच्छी कविता, 138 के करीब शब्द है। और इसमें बताया है कि कवि ने किस भांति जीना चाहिए। जीने का एक कला होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, किस भांति जीना चाहिए। हर व्यक्ति के जीने का अपना एक अंदाज होता है, लेकिन मनुष्य और इंसान की तरह जीने की एक कला होती है। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए। मरने से अभिप्राय है कि मरने के बाद भी व्यक्ति को जो है उसकी सारा समाज, सारा देश प्रशंसा करे। किस भांति मरना चाहिए, मरने की भी एक कला बताइए। सो सब हमें निज पूर्वजों से ज्ञात करना चाहिए। हमें अपने पूर्वज हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। इसलिए तो कहा है कि हमें अपने अनुभव से तो सारी उम्र भर भी नहीं सीख पाएंगे, हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव से ज़रूर सीखना चाहिए। जो सब हमें निज पूर्वजों से ज्ञात करना चाहिए। किस भांति जीने चाहिए, इस संसार में रहना चाहिए, और किस भांति हमें मरना चाहिए, किस तरीके से, यह हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। पद चिन्ह किनके, अपने बुजुर्गों के। पद चिन्ह निज पूर्व गौरव दीप को बुझने दे देना चाहिए। निज पूर्व गौरव, हमारा अपना पूर्व का जो गौरवशाली दीप है, इतिहास है, जो हम स्वाभिमानी हैं, उसे, उस स्वाभिमान को बुझने न देना चाहिए। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के। आओ मिले सब देश बांधव, सब देश के बंधव, मित्र, सभी बंधु क्या बने, देश का हार बने, देश के लिए एक माला बने, देश को सजाएं, सुंदर बनाएं। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से। साधक बनेंगे प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। सुख शांति के लिए हम सारे के सारे साधक बनेंगे, कार्य में संलग्न मेहनत करेंगे। क्या सांप्रदायिक भेद है, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता? क्या सांप्रदायिक भेद एक होने से मिट सकता है? ओह, क्या सांप्रदायिक जो द्वेष भावना हमारे अंदर बसी हुई है, वो एक होने से, एक होने से मिट सकती? अहो बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। कहता है कि बनती नहीं एक माला। क्या एक माला नहीं बनती है? विविध सुमनों, विविध प्रकार के फूलों की कहो। क्या एक ही प्रकार के फूल की माला बनती है? विविध प्रकार के फूल मिलाकर के क्या माला नहीं बन सकती है? बन सकती है। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियों को हो बुरी। प्राचीन हो चाहे नवीन हो, हमारे अंदर जो रूढ़िवादिता है, जो पुरानी विचारधारा है, उसका त्याग करना चाहिए। 21वीं सदी में नए सवेरा हो चुका है, नए आयाम, नए विचार, नए भाव स्थापित हो चुके हैं, हमें उस पर चलना चाहिए। बनकर विवेकी तुम दिखाओ, विवेकशील, बहुत ही भावपूर्ण, सोचने वाले, समझदार, विवेकी तुम हंसाओ। हंस की सी चातुरी, किस प्रकार हंस के अंदर चतुरता होती है, हंस कितना चालाक होता है, वैसी चालाकी दिखाओ।
प्राचीन बातें ही भला है, प्राचीन बातें ही भला है, यह विचार अलीक है। प्राचीन बातें ही भला, प्राचीन बातों को छोड़िए, यह विचार बहुत ही पुराना है, अलीक से हट करके। जैसे अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी, या फिर हमें ये अपनाना चाहिए, जैसी व्यवस्था हो वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, मुख से नहीं, चित्त से, भाव से, समर्पण से, मन के भावों से देशानुरागी बने। है सब स्वदेशी बंधु, उनके दुख भागी हो सदा। स्वदेशी बंधु हैं, उनके दुख जो भागी प्रेमी बने। देकर उन्हें साहस, ये उन्हें सहारा देकर, बरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, पूरी की पूरी विपत्ति और उनकी पीड़ाओं को, अपने देशवासियों की पीड़ाओं का हरण करो। निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। निज दुख से, जैसे अपने अंदर दुख आता है तो हम दूसरों के भावों के बारे में हमें वैसे ही सोचना चाहिए। दूसरों के ऊपर दुख हो तो जैसे अपने ऊपर होते हैं, यानी कि दूसरों के बारे में उसी प्रकार से सोचना चाहिए। अतीत का गौरव बनाए रखने के लिए कवि ने हमें क्या परामर्श देता है? कवि हमें परामर्श देता है कि हम अपने पूर्वजों के जीवन मरण की रीति नीति सीखें, हम उनके भावों के अनुसार चलें कि उन्होंने हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं तो किस भाव से लेकर आए हैं। हम अपनी विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधना सीखें, पुरानी रूढ़ियों को छोड़ हृदय में देश प्रेमी बने और देशवासियों को सुख दुख में भागीदार बनाएं। विविध सुमनों की एक माला का उदाहरण कवि ने क्यों दिया है कि विभिन्न प्रकार के जाति के लोग, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग एक जगह अपना जीवन यापन करें। उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनमें कहा गया है कि पुराना होने से कोई बात अच्छी नहीं हो पाती, हमें विवेकपूर्वक अपनी परख करनी चाहिए। हम पुराने हैं, पुराने भावों से जुड़े हुए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें विवेकपूर्वक होकर के एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद में अपने देशवासियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारे देशवासियों के साथ हमारा व्यवहार जो है कि देश में साये बरकस हम विपत्ति व्यथा को हरें, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करें, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए। ऐसे स्पष्ट कीजिए, मुख में न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा। मुख से न होकर के, यदि हम बोल करके नहीं तो एक दूसरे को बोल करके नहीं, लेकिन हमारे जो मन के भाव हैं उनसे हम एक दूसरे के लिए प्रेमी बने, एक दूसरे के लिए सहारा बनने का प्रयास करें। ये थे हमारे 13वें अपठित काव्यांश के प्रश्न। अब हम आते हैं 14वें में। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, हो दोस्त या कि दुश्मन, कोई कठिन शब्द आता है, कोई पंक्ति आती है तो समझने का प्रयास कीजिए। हो दोस्त या कि वह दुश्मन हो परिचित या परिचय विहीन हो जिसे समझते रहे बड़ा, हो जिसे मानते रहे दीन। हो दोस्त या कि वह दुश्मन हो परिचित या परिचित विहीन हो, परिचय से विहीन हो, तुम जिसे समझते रहे बड़ा, जिसे मानते रहे दीन कमजोर। यदि कभी किसी कारण से उनके यश पर पड़ती दिखे धूल तो सख्त बात कह उठने की, रे तेरे हाथों को न भूल। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं सने से काम जरा लेकर दे। बहुत अच्छी बात कही है। प्रेम से, सने से समझाने का भाव अपने अंदर पैदा करो, अपने अंतर को ने अरे देकर देखो, अपने आंतरिक भाव से उसे प्रेम देकर देखने की कोशिश करो। बहुत अच्छी व्याख्या है। वो दोस्त या कि दुश्मन हो या परिचित या परिचित विहीन हो, तुम जिसे समझते रहे हो बड़ा या जिसे मानते रहे हो दीन कमजोर। यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर पड़ती दिखे धूल, उसकी प्रसिद्धि पर, तो सख्त बात कह उठने की, रे तेरे हाथों को न भूल। इस प्रकार के भाव मन में रख, मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह
मतलब उसकी बुरी बातों को मत उठाइए, मत आगे लेकर आइए। यदि सचमुच ही वह फिसल गया था, गलत नियति में चला गया था, या पकड़ी उसने किसी कारण से गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं, उसे स्नेह प्रेम से उसको बदला जा सकता है। काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने अरे देकर देखो। कितने ही गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। हर जगह प्यार, कितने भी गहरे गर्त हो, कितने भी हमारे विद्रुपता के भाव, दुश्मनी के भाव बढ़ गए हों, लेकिन हम प्यार से उसको एक कर सकते। कितने ही भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, प्रेम से, कवि कहता है प्रेम से संसार को जीता जा सकता है। जो गिरे हुओं को उठा सके, इससे प्यार कुछ जतन नहीं। जो गिर चुके हैं अर्थात किसी कारण से नीचे चले गए हैं, अर्थात वे जो नीचे किसी भी कारण से, गरीबी से या भावों से नीचे चले गए हैं, तो उसे उठाने का जतन प्रयत्न करना चाहिए। इतना गहरा कुछ पतन नहीं, इतना गहरा कुछ पतन। देखे 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 से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते। हर एक दृष्टता के कपोल, हर एक दुष्टता के कपोल गाल आंसू से भीगे होते हैं। हर दुष्ट के भी जो है गाल जो है गिले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, सने से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने अरे देकर देखो, अपने अंतर का आंतरिक भाव का प्रेम देकर देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे प्रश्न बनते हैं आपके लिए, ये प्रश्न है कि गलत राह पर चले रहे व्यक्ति को सही राह पर कैसे लाने का उपाय है। गलत राह पर चले व्यक्ति को सही राह पर लाने का सही उपाय है कि उसे स्नेह और आत्मीयता देकर उसे आगे आना चाहिए। प्यार की शक्ति के बारे में कवि ने क्या मानता है? प्यार शक्ति बुरे से बुरे व्यक्ति को प्रभावित करके उसे ढीठ से ढीठ व्यक्ति को, आदमी को कोमलता और सही मार्ग पर ला सकती है। आशा स्पष्ट कीजिए, हर एक दृष्टता के कपोल आंसू गीले होते हैं। हर एक ढीठ या क्रूर आदमी प्रेम, करुणा और संवेदना की विहार पाकर कठोर त्याग देता है और कोमल बन जाता है। अंतर का स्नेह बांटने से व्यक्ति का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? अंतर का स्नेह बांटने से कठोर, दुस्साहसी और क्रूर आदमी द्रवित हो जाते हैं और उनका जीवन श्रेष्ठ और सफल बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 14 तक ये किए। इनके सभी के प्रश्न हैं, इनके सभी के जो है भाव हैं, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और अगले वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप बहुत सारे अपठित गद्यांश पढ़ते रहिए, पद्यांश पढ़ते रहिए। आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, घर बैठे बैठे बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपके लिए इससे स्वर्णिम अवसर नहीं मिल सकता। 12वीं कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।